नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल यू पार्थ आईएएस। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बिहार स्पेशल में हमने बिहार के परिचय से लेके प्राचीन बिहार के इतिहास संस्कृति के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए अगला वीडियो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज शुरू होगा मध्यकालीन बिहार, यानी प्राचीन काल के बाद मध्यकाल में बिहार ने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त किया, क्या क्या हुआ बिहार में, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल से। तो दिल्ली के सुल्तान और बंगाल के सुल्तानों के बीच हमेशा लड़ाई होते रहा और उस लंबे लड़ाई का बिहार अखाड़ा हमेशा बना रहा। तो उस समय देखिए, अब तो बंगाल भी अलग हुआ, उड़ीसा भी अलग हुआ, झारखंड भी अलग हुआ, लेकिन उस समय का बिहार था जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब एक ही था। तो उस बिहार की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए सल्तनत काल का में बिहार हम बता दें हमेशा युद्ध का अखाड़ा बना रहा बिहार। उसके बाद है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश था जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इसको वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं, जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। मतलब जैसे ही वो हटता है गद्दी से, उसका अधिकार भी बिहार पर से खत्म हो जाता है। और ये पहला शासक था इल्तुतमिश, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद चलते हैं तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। तुगलक काल आया, उसके बाद भी 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार में एक वंश था कन्नाड वंश, उस वंश पर विजय प्राप्त किया। वहाँ के राजा को हराया, हरीश नाम था, उसको हराया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक भी बंगाल अभियान करता है 1359 में, समझा। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि जो फिरोज शाह तुगलक था उसका अभिलेख गया और पटना से प्राप्त हुआ है। समझिए कहाँ कहाँ से ये पूछ सकता है, गया और पटना से। और उसके बाद है राजगीर में एक जैन मंदिर है, वहाँ पर फिरोज शाह तुगलक को बताया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने जैन मंदिर में ऐसा बताया गया है कि फिरोज शाह तुगलक था जो जैन मंदिर में अपना दान देता है, यानी योगदान के लिए वो प्रसिद्ध है। समझिए। उसके बाद तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था? बिहार शरीफ था। ये भी क्वेश्चन पूछा है, समझिए। उसके बाद आगे चलते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, हो गया। वहाँ बिहार शरीफ बौद्धों का प्रमुख केंद्र था, समझिए। उसके बाद है तुगलक काल में प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण है मलिक इब्राहिम। मलिक इब्राहिम एक शासक था जिसको मलिक ब्याह भी कहते हैं। इसका मकबरा बिहार शरीफ में है। 13वीं शताब्दी के मध्य मिन्हाज एसराज एक कवि था, मतलब उर्दू कवि था। उसने तबके ए नासरी लिखा, जिसमें बिहार का पहली बार उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा है, बिहार का पहली बार किस ग्रंथ में उल्लेख है? तो तबके ए नासरी में, समझिए। एक पुस्तक है, उसी में बिहार का उल्लेख है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1495-96 में दरिया नुहानी को बिहार का प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त करता है। उसके बाद है इब्राहिम लोदी की मृत्यु। दरिया लुहानी का पुत्र बहार लुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आया। तो ये सब किस्सा है जो नहीं पूछेगा एग्जाम में। हाँ देखिए, कुछ युद्ध है जो वहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा। जैसे बाबर ने 1529 में घाघरा का युद्ध किया, बिहार के बंगाल अफगानों को पराजित किया, समझिए। उसके बाद है घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह का नेतृत्व पुनः हुआ और जिससे अफगानों का उदय हुआ। अब देखिए, शेर शाह सूरी एक अलग टॉपिक ही है बिहार में, और यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में शेर शाह सूरी से क्वेश्चन आता है। तो शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ? 1486 में। इसके
पिता हसन खान जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। इसको शेर शाह किसने उपाधि दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो किसने दिया था, बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी ने इसको शेर खां का उपाधि दिया। शेर खां ने लोहानी के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुदू बेगम से विवाह किया और उसने बिहार के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई लड़ता है। सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार करता है। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं को पराजित किया शेर शाह। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद है 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। हुमायूं को पराजित कर सूर्यवंश का स्थापना करता है। इसी युद्ध में दिल्ली का शासक बनता है। समझ गए, कौन युद्ध में, कन्नौज। उसके बाद है 1541 में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनाया। और जो अभी पटना नाम सुन रहे हैं ये शेर शाह का ही दिया नाम है। समझ गए, पटना पाटलिपुत्र था, उसने पटना किया। समझ गए। उसके बाद है शेर शाह ने 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ पर विजय प्राप्त करता है। 1545 में कलिंजर अभियान में गोला फटने के कारण वह घायल हो जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कलिंजर अभियान किससे संबंधित है, तो शेर शाह से संबंधित है, उसी में उसका मृत्यु होता है। शेर शाह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवित रहते भर में सासाराम में अपना मकबरा बनाना शुरू कर दिया था। वो मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से बना था। समझ गए। और बाद में उसका जो मरने के बाद उसका पुत्र था इस्लाम शाह, उसने उस मकबरा को पूरा किया। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टकोणीय मकबरा है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। समझिए। उसके बाद है शेर शाह ने बिहार में रोहतास का किला भी बनवाया। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चालू किया, वही जब्ती प्रणाली अकबर उसको लेता है। यानी जब्ती प्रणाली अकबर कहाँ से लिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो शेर शाह ने जो जब्ती प्रणाली चालू किया था उसी से अकबर उसी को सुधार करके नया प्रणाली चालू करता है। समझ गए। उसने शेर शाह बहुत प्रशासनिक सुधार किया था। शेर शाह को प्रशासनिक सुव्यवस्था के लिए ही जाना जाता है। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किया शेर शाह। उसके बाद उसका पुत्र जलाल इस्लाम खां गद्दी पर बैठता है। उसके बाद सूर्यवंश 3 भाग में बढ़ जाता है। समझ गए। 1555 की कहानी है। मछीवार सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश को अंत कर देता है। फिर हुमायूं शासक बनता है। अब देखते हैं, ये तो संतलतकालीन बिहार था। इतना से ज़्यादा आपको संतलतकालीन बिहार स्पेशल में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। समझिए, इतना ही से क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इक्का दुक्का हो सकता है कभी, वो अलग चीज़ है, लेकिन 100 में 19% यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% कभी नहीं होता है, ये आप लोगों को समझना है। आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं तो 100% मेहनत नहीं कर रहे हैं, 90% मेहनत कर रहे हैं, और वही आपको लग गया तो आपको कभी कभी मिल जाता है। कम भी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल हो जाता है। तो ये था संतलतकालीन बिहार। अब हम लोग मुगलकालीन बिहार को पढ़ते हैं। मुगलकालीन बिहार में उस संतलत काल के बाद मुगल काल आता है और उसमें बिहार में क्या क्या हुआ वो पढ़ते हैं। तो शेर शाह के मृत्यु के बाद सूर्यवंश खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद वहाँ मुगल वंश की स्थापना हो जाता है। समझिए, मुगल वंश की स्थापना हो जाता है 1555-56 में। दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार के ताज खां करानी उसका नेतृत्व करता है। एक अफगान था। जब दिल्ली में मुगल शासन हो रहा था तो बिहार में कौन था, ताज खां करानी। ठीक है। ताज खां करानी ने अकबर के प्रति समान नीति अपनाई। उसके बाद दाऊद खां करानी इसका विरोध किया। मतलब दोनों था, ताज खां करानी और दाऊद खां करानी, ये दोनों में प्रतिस्पर्धा था। कोई अकबर के करीब था, कोई अकबर के दूर था। ये था, अकबर ने उसे दंडित कर स्वतंत्र आक्रमण किया। 1576 में उसने पटना को जीता। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, अकबर पटना को कब जीता है, 1576 में। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ गए। और पूछा हो कुछ, कोई एग्जाम में पूछा भी होगा। 1580 में बिहार में मुगल
लोग द्वारा एक सूबा प्रांत की स्थापना किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। 1580 में मुगलों द्वारा बिहार को सूबा या प्रांत का दर्जा दिया जाता है। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया, यानी अकबर किसको गवर्नर बनाता है, तो मुनीम खां को बनाता है। अकबर के समय मानसी, समझ गए, मानसी बिहार का प्रांतपति बनाया जाता है। मानसी के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत होता है। उसके बाद है मानसी के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया जाता है। समझ गए, रोहतास को बिहार की राजधानी कब बनाया जाता है, तो मानसी के समय। जहांगीर के समय छोटा नागपुर क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हुआ और वहां से मुगलों ने काफ़ी सोना और हीरा प्राप्त करता है। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांत गवर्नर बनाता है। समझ गए। उसके बाद ये तो देख ली। उसके बाद है औरंगजेब अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम और यही अजीम पटना को अजीमाबाद नाम देता है। समझ गए। उत्तर मुगल काल का शासक फर्रुखसियर था, जो 1713 में पटना में अपना राजाभिषेक कराता है। वह पहला मुगल शासक होता है जो बिहार में राजाभिषेक कराता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का भी राजाभिषेक बिहार में होता है। तो राजाभिषेक एक किसको होता है, तो एक होता है फर्रुखसियर को और दूसरा शाह आलम द्वितीय को। ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन दो मुगल शासकों को बिहार में राजाभिषेक कराया जाता है, तो फर्रुखसियर और शाह आलम द्वितीय। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है 1707 में, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद है मुर्शिद कुली खां 1727 तक बिहार एवं बंगाल उड़ीसा का सूबेदार बना रहता है। समझ गए। उसके बाद अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित करता है और बंगाल का नवाब बन जाता है। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को स्थायी बना दिया। कौन? सरफराज खां। समझ गए। और 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल उड़ीसा उसका क्षेत्र उसका प्रत्यक्ष प्रभाव बना रहता है। समझ गए। किसका? सरफराज खां को। कब तक रहता है? 1556 तक। देखिए, ये तो बिहार था। बिहार में मुगल का में क्या क्या हुआ, कौन कौन शासक ने क्या किया, हमने आज ये पढ़ा। अब हम थोड़ा सा एक मोटा सिख को पढ़ लेते हैं। ऐसे हम जब हम इतिहास चालू करेंगे, जो पूरी अच्छी तरह से या पूरा डिटेल, पूरा सटीक, पूरा सरगार्भिक तरीके से हम एपिसोड चालू करेंगे वो बीपीएससी के लिए, उसमें हम आपको सिख धर्म, मुगल काल, सल्तनत कालीन, ये सब को अच्छी तरह से हम बताएंगे। इसका स्थापत्य भी बताएंगे। तो उस समय हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, जो ही पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आता है। समझ गए। और जो एग्ज़ाम में आपको आया है और आने वाला एग्ज़ाम में भी यही चीज़ आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। आप उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। और जो भी व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जाके चैनल का सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। समझ गए। आपको सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशनल मिलता है और जिससे हम अपने काम पे लगे रहते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा सिख धर्म में कहाँ से क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल में। तो देखिए, जो सिख धर्म था उसका संस्थापक तो आप लोग जान में करते हैं, गुरु नानक देव किए थे। समझ गए। देखिए, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव करते हैं। उन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर की यात्रा किए थे। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेज बहादुर थे। समझिए। वो भी सासाराम आए, गया होते हुए पटना आए। यहाँ वे अपनी बीवी गुजारी देवी को छोड़ देते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा है, गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था, तो गुजारी देवी। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, तो हम वही बता रहे हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। पूछ देगा गुरु गोविंद सिंह के फादर कौन थे, तो श्री तेग बहादुर। समझिए। उसके बाद है सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ये भी क्वेश्चन आएगा। जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1666 को। ये भी क्वेश्चन आएगा। गुरु गोविंद सिंह को 1676 में 10वें गुरु बनाया गया। समझ गए। और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ
खालसा पंथ की स्थापना करता है, जो लड़ाकू होता है, सिख को ऐसे लड़ाकू के लिए जाना जाता है। उसके बाद है श्री हरि मंदिर पटना साहिबा, जिसको बोलते हैं पटना साहिब, सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण राजा रंजीत सिंह ने कराया था। समझ गए? तो ये था पटना साहिब के से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इसका निर्माण, पटना साहिब का निर्माण किसने कराया था? तो राजा रंजीत सिंह। और राजा रंजीत सिंह के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब सिख धर्म पढ़ेंगे तब। सोचिए, राजा रंजीत सिंह एक ऐसा राजा था जो मुगलों के दांत को खट्टा कर दिया था। उसके प्रशासन से लेकर सारे चीज़ को ध्वस्त कर दिया था। समझ गए? नेता नाबुस्त कर दिया था। तो बहुत ही पराक्रमी राजा थे राजा रंजीत सिंह। समझिए, वो उनका जब राज क्षेत्र था, जो कश्मीर था, लाहौर था, मतलब अभी आप जो पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं वहाँ था, आधा इंडिया में था। तो बहुत उस समय, जिस समय अंग्रेज भारत पर शासन जमाने के लिए शुरू कर दिया था, उस समय राजा रंजीत सिंह अंग्रेज़ों से बहुत लड़ते हैं। तो हम आगे इस कहानी को डिटेल में बताएंगे आपको। तो मेरे दृष्टि से आज इतना ही। आप सभी लोग इस वीडियो को देखे होंगे और इससे अपने एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन भी आपको याद हुआ होगा, और वही क्वेश्चन आएगा जो हम इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं। इससे बाहर नहीं क्वेश्चन आपको जाएगा एग्जामिनेशन में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।